गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो हमारी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, ये वन शॉट वीडियो है। जैसा कि मैंने पहले से ही आप लोगों को बताया, जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो सारे वन शॉट हैं जिसमें हम सारा का सारा चैप्टर कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ओके, इन शॉर्ट में, यानी कि आप रिवीजन पर्पज के लिए इस वीडियो का यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको वही चैप्टर लाइन टू लाइन बुक से पढ़ा दूंगी। उसके बाद में आप ये रिवीजन क्लास देख लेना। ओके, so let's start chapter 1 macroeconomics. Scope of macroeconomics. Macroeconomics क्या है? इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि मैक्रो एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जो हमारी इकोनॉमिक्स बुक है, इकोनॉमी है हमारी कंप्लीट, उसका एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके दो पार्ट हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक माइक्रो और एक मैक्रो। ओके, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि माइक्रो होता है वो एक स्मॉल पार्ट होता है, और जो मैक्रो है वो एक लार्ज पार्ट, बिग पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मैक्रो। यानी कि हम छोटे लेवल पर अगर इकोनॉमिक को देखते हैं, यानी कि स्मॉल लेवल पर अगर हम इकोनॉमिक को देखते हैं तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर हम लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक को देखते हैं तो वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसमें यहाँ पर सेम ऐसा ही दे रखा है, जिसमें है जो इकोनॉमी है, अगर उसको हम एक होल बिग पार्ट लेके चलते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि टोटल एग्रीगेट इनकम नेशनल लेवल पे हमारी कितनी होगी उसको डिटरमाइन करना, ये मैक्रो लेवल पर आता है। एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जर्नल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जर्नल किसी भी गुड्स का प्राइस क्या है और कितनी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन मतलब, ये आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर्पज से, यानी कि कितनी ग्रोथ हो रही है हमारी इकोनॉमी की, या फिर ग्रोथ हो रही है या फिर डिक्लाइन हो रही है ग्रोथ। ओके, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, यानी कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो इकोनॉमी में वो, और बिजनेस साइकिल, यानी कि कंप्लीट जो बिजनेस साइकिल होती है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये सारे के सारे हमारे चैप्टर्स हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, और उसके बाद आता है हमारे पास गवर्नमेंट बजट और फिजिकल पॉलिसीज। उसके बाद है मनी और बैंकिंग, और फिर है ओपन इकोनॉमिक इश्यूज। इश्यूज क्या है हमारी इकोनॉमी में, ये सारे की सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ये सब का सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं, एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप वो पॉइंट याद रखिएगा। जिसमें है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स का ग्रोथ, बिजनेस साइकिल या फ्लक्चुएशन, बीओपी जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, ये सब आप याद रखना, जिसके लिए आपके एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे आप सारी की सारी चीज़ें जल्द से रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम के टाइम में। सो ये था हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स। उसके बाद हम सबसे पहले हमें ये पढ़ना था, पर कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि लार्ज लेवल पे है, यानी कि होल लेवल पे है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल, यानी कि एक लार्ज लेवल पे, एक बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स का क्या बिहेवियर होता है, कैसे चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में। सबसे पहले हम एग्री इसमें क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वेरिएबल्स को एग्रीगेट करते हैं या फिर फाइंडिंग्स करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, प्राइजेस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं और फाइंड करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए और वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, की कैसे इकोनॉमी काम करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है कि कैसे हमारी इकोनॉमी काम करती है, कैसे हम गुड्स परचेज करते हैं और कैसे सेल करते हैं उनको, और कैसे हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है कंट्री की, या जीडीपी इंक्रीज होती है, और कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो सब बताती है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स।
सो इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक एक ब्रांच है इकोनॉमी की, जिसमें हम बिहेवियर पढ़ते हैं इकोनॉमी का बड़े लेवल पर, होल लेवल पर। और उसके बाद ये एनालाइज करती है नेशनल इनकम, प्राइजेस और एम्प्लॉयमेंट को, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमी की वर्किंग और उसमें चेंजेस जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो। उसके बाद है हमारे पास की मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर इन्वॉल्व होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही पर्पज है, थिंक बिग, थिंक मैक्रो, यानी कि हम अगर अगर कुछ भी होल लेवल पे देख रहे हैं, कुछ भी बड़ी इकोनॉमी देख रहे हैं, उसका मतलब है मैक्रो लेवल पर हम सोच रहे हैं, ठीक है, मैक्रो लार्ज लेवल पर हम सोच रहे हैं। इसमें आता है एग्रीगेट, यानी कि वोल टोटल, यानी कि वोल इकोनॉमी को एक साथ लेके चलती है, टोटल इकोनॉमी को एक साथ लेके चलती है। उसके बाद है इकोनॉमी वाइड, रिलेटिंग टू एंटायर इकोनॉमी, यानी कि ये कंप्लीट इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, एक पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड नहीं होती। अगर एक पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड होती तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बोलेंगे, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि है क्लास 12th में, जो वो लेवल पर आती है, एंटायर इकोनॉमी के लिए है, ना कि एक सिंगल मार्केट के लिए। इसमें है सर्कुलर फ्लो, यानी कि हमारे पास इन ये सर्कुलर फ्लो ऐसे फ्लो होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इनकम आती है, हम उसको खर्च कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं, फिर से इनकम आती है हमारे पास, फिर हम उसको एक्सपेंडिचर कर देते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फ्लो, यानी कि कॉन्टिन्यूस फ्लो चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता, जिसमें हमारे पास इनकम आती है, उसको एक्सपेंडिचर कर देते हैं, उसको खर्च कर देते हैं इकोनॉमी में, फिर हमारे पास इनकम आती है, फिर उसको इकोनॉमी में खर्च कर देते हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है नेशनल इनकम, यानी कि टोटल इनकम, यानी कि जितनी भी इनकम हमारी कंट्री में अर्न हुई है, ठीक है, टोटल इनकम अर्नड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिला के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड एंड लेबर, मशीनरी, ठीक है, ये सब आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और रिसोर्सेज, इन सबको मिला के हमारी इकोनॉमी में जो भी कंप्लीट टोटल इनकम जो अराइज हो रही है, जो अर्न हो रही है, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। उसके बाद है जर्नल प्राइस लेवल, यानी कि एवरेज प्राइस गुड्स का क्या है और सर्विसेज का क्या है। जैसे कि एक टेबल है, उसका उसका जर्नल मार्केट में प्राइस क्या है। कोई जो सेलर है वो उसको 70 रुपीज की बेच रहा है, और कोई जो है कोई 50 की बेच रहा है, पर एवरेज उसका प्राइस मार्केट के हिसाब से देखें तो वो 60 है। तो उसको बोलेंगे जर्नल प्राइस लेवल। फिर उसमें है एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद, जिसमें नंबर ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मतलब जो पर्सन, जितने नंबर के पर्सन हैं, जो पीपल हैं हमारी कंट्री में, वो काम करना चाहते हैं, और जितना वेज रेट मिल रहा है, जितने पैसे मिल रहे हैं, उसी पर ही काम करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कितने पर्सन विलिंग है वर्क करने के लिए, जो जो एग्जिस्ट जो अवेलेबल है वेजिंग रेट मार्केट में, उसके हिसाब से, यानी कि जितने पैसे मिल रहे हैं मार्केट में किसी काम को करने के लिए, उसी पर काम करना चाहते हैं, उसी पर विलिंग टू वर्क है कुछ पीपल, उनको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर है मैक्रो, हमने मैक्रो की कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। ओके, जिसमें हमारे पास आता है एग्रीगेट, वो लेवल पे इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो और नेशनल इनकम, जर्नल प्राइस और एम्प्लॉयमेंट, ये सब आते हैं। उसके बाद हमारे पास, हमने अभी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ लिया है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें एग्रीगेट वेरिएबल, यानी कि वो होल इकोनॉमी को लेके चलते हैं, एक सिंगल मार्केट को लेकर नहीं चलते, यानी कि वो टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल होता है, ठीक है, यानी सारे के सारे वेरिएबल जो भी चीजें हैं सबको स्टडी करते हैं, सारी चीजों को मिला के स्टडी करते हैं। उसके बाद है एनालाइजेस दी एंटायर इकोनॉमी, यानी कि सारी जितनी भी इकोनॉमी है हमारे पास, इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे प्राइजेस हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, सब चीजों को मिलाकर हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सबको एनालाइज करते हैं मतलब। उसके बाद है हमारे पास हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। अगर हम मैक्रो लेवल पर सारी की सारी चीज़ों को देख लेंगे, सबको एनालाइज कर लेंगे, तो वो तो मार्केट में या गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में हमको हेल्प मिलेगी, और लॉन्ग टर्म इश्यूज जो हमारे चलते हैं, ग्लोबल लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, उनसे हम डील कर पाएंगे। उसके बाद यूजफुल होती है गवर्नमेंट के लिए, बिजनेसेस के लिए, और जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनके लिए यूजफुल होती है मैक्रो लेवल पर स्टडी करना।
उसके बाद हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या ज़रूरत है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की? सबसे पहले हेल्प करती है किसमें? अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी कैसे काम करती है, एक इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि कैसे प्लान करना है हमें इकोनॉमी के बारे में। जैसे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, वो सब प्लान्स कैसे करने हैं, वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए या शॉर्ट टर्म होने चाहिए, या पॉलिसीज बनाते हैं, वो सब आते हैं इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में। हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि इन्फ्लेशन यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, पुअर्टी हो रही है, इन सब को सोल्व करने में हेल्प करेगा। उसके बाद है हेल्प्स इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में अचीव करने में हेल्प करेगी। उसके बाद है मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बैलेंस आएगा, अनस्टेबल नहीं रहेगी हमारी इकोनॉमी अगर हम मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या यूजफुलनेस हैं? सबसे पहले वर्किंग ऑफ इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करती है, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग और कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सोल्व करती है, फिर अचीव करती है या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद इकोनॉमी स्टेबल बनाती है और उसके बाद बैलेंस करती है इकोनॉमी को। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको तो आप रट लो ना, उतना ही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ही आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? अभी मैंने पढ़ाया था सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, देखो इसमें पढ़ाया था मैंने, कहाँ पे, ये रहा, ये पढ़ाया था मैंने, सर्कुलर फ्लो होता है, ये कैसे होता है ये देखेंगे हम। सबसे पहले सर्कुलर मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो, लगातार फ्लो होता है किसका? इनकम्स का, गुड्स का, सर्विसेज का, डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी में। यानी कि ऐसा टाइम कभी नहीं आता कि ये फ्लो रुक जाए, इसमें कॉन्टिन्यूस ऐसे फ्लो होता रहता है। कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा किसका? इनकम का। इनकम का जैसे कि मैंने आज किसी को पैसे दिए, वो किसी और को देगा वही पैसे, फिर वो किसी और को देगा, ऐसे। और गुड्स भी ऐसे ही होता है, किसी और से परचेज किए, किसी और को सेल किए, ये सब कुछ फ्लो होता है डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी में, कॉन्टिन्यूस फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो इसको ही बोलते हैं, जिसमें है कॉन्टिन्यूस फ्लो किसका? इनकम का, गुड्स का, सर्विसेज का, अलग अलग सेक्टर्स में इकोनॉमी में। उसके बाद हमें हमारे पास आता है सर्कुलर फ्लो, ये कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे फर्म्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज को बनाती हैं, और यहाँ पे है हाउस होल्ड यानी कि जो सप्लाई फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फर्म्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का ऐसे फ्लो होता है, यानी कि फर्म्स इनको इनको गुड्स एंड सर्विसेज पे करती है, ये भी इनको पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंजप्शन फैक्टर यानी कि फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर पेमेंट आता है सबसे पहले, यानी कि ये गवर्नमेंट इनको पे करती है, और इसमें है कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर ये एक्सपेंडिचर करते हैं यानी खर्च करते हैं, फर्म्स को देते हैं, ठीक है, और ये कंज्यूम करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड होते हैं। जैसे कि कोई टेबल वगैरह, चेयर वगैरह खरीदनी है, तो हाउस होल्ड क्या करेंगे? कंजप्शन करेंगे यानी कि कंज्यूम करेंगे गुड्स को। कहाँ से खरीदेंगे? और कहाँ से खरीदेंगे? यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से यानी कि फर्म से खरीदेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फर्म से खरीदेंगे। ये फर्म है, ये हमारे पास हाउस होल्ड है। तो क्या करेंगे? जो फर्म होती है ये प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, इसमें आती है बीच में गवर्नमेंट, फिर आते हैं हाउस होल्ड हमारे पास। ठीक है, फर्म्स होती है वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जो खर्च फर्म्स होती है वो, यानी कि गवर्नमेंट को भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, ओके, देती हैं। उसके बाद फैक्टर ऑफ पेमेंट, यानी कि यहाँ से पेमेंट लेती हैं, यानी टैक्सेस वगैरह से पेमेंट लेती है गवर्नमेंट। और उसके बाद आता है कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि ये लोग कंज्यूम करते हैं, और ये एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च करते हैं, यहाँ से इन लोगों से कंज्यूम करते हैं, फर्म से, और एक्सपेंडिचर करते हैं। ओके, इनके दोनों के बीच क्या होता है? सेल एंड परचेज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का।
इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सेक्टर ऑफ इनकम, यानी कि इनकम फ्लो होती जा रही है। ठीक है, देखो ये जो हाउस होल्ड्स है ना, ये टैक्सेस के रूप में इनको इनकम देते हैं, है ना। और जो ये फर्म्स होती हैं ना, ये इनको गुड्स देती है, ये इनको इनकम देते हैं, इनको भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है टैक्सेस वगैरह के रूप में। ठीक है, तो इनकम का बिल्कुल फ्लो हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हो डिफरेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में और फर्म्स में। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में। उसके बाद हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव, क्या क्या उद्देश्य है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। हम चाहते हैं इकोनॉमिक लेवल पर ग्रोथ हो। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पर ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे इंक्रीज हो हमारी नेशनल इनकम, यानी कि हमारी नेशनल इनकम, एग्रीगेट इनकम इंक्रीज हो, ये हम चाहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको रोजगार मिले, ये हम चाहते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। और उसके बाद है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल रहे, ना ही ज्यादा महंगाई हो ना ही ज्यादा मंदी हो मार्केट में, प्राइस स्टेबल रहे चीजों के। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी स्टेबल हो। ठीक है, अवॉइड, जिसमें बिल्कुल एकदम से गैप ना आए इकोनॉमी में, ना ही चीजों के एकदम से प्राइस बढ़ जाए या फिर ना ही एकदम से कम हो जाए। ठीक है, फ्लक्चुएशन, ज्यादा चेंजेस नहीं आए इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही इंपोर्ट करें, उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मेंटेन करना चाहिए हमें एक्सटर्नल बैलेंस। उसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंट एग्रीगेट वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि हमारे जो एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये रहा एग्रीगेट वेरिएबल जो हमने पढ़ा था, जो आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अभी हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेशनल इनकम, यानी कि कंप्लीट टोटल इनकम जो इकोनॉमी में जनरेट हो रही है वेरियस सेक्टर्स के द्वारा, वेरियस हाउस होल्ड्स के द्वारा। उसके बाद है जर्नल प्राइस लेवल, यानी कि एवरेज प्राइस क्या है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का मार्केट में। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पीपल जो कि काम कर रहे हैं। आउटपुट, टोटल गुड्स और सर्विसेज एक ईयर में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई हो रही है किसी भी प्राइस, किसी भी गुड्स की प्राइस को लेके, यानी कि जर्नल प्राइस जितना भी एवरेज प्राइस था उससे कितनी महंगाई हो गई है इन्फ्लेशन में। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इंक्रीज इन रियल आउटपुट ओवर द टाइम, यानी कि हमारे जो आउटपुट है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे उसमें कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट्स, यानी कि जो इंडिया में रह रहे हैं और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड में बाहर आउटसाइड रह रहे हैं, उन दोनों लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन्स कैसे चल रही हैं, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है बैलेंस और पेमेंट में। इसमें बैलेंस करके चलना कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर सामान, उतना ही गुड्स और सर्विसेज हम इंपोर्ट करें बाहर से, यानी कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो, ये अभी पढ़ाया था मैंने, मैक्रो होता है बिग लेवल पे काम करना, और माइक्रो होता है स्मॉल लेवल पे, स्मॉल पिक्चर होती है माइक्रो, और वोल इकोनॉमी बड़ी पिक्चर होती है जिसमें है मैक्रो। ओके, इतना छोटा सा चैप्टर था, अभी हम डिफरेंस पढ़ाऊंगी माइक्रो और मैक्रो में, बस उसके बाद कुछ नहीं है। अभी इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एक मैक्रो की डेफिनेशन है, फिर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और फिर उसके बाद स्कोप है, स्कोप हमारे पास इम्पोर्टेंट है, बस। और फिर ये है मैक्रो माइक्रो, ये चार क्वेश्चन हैं, इनमें से एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन बन जाएगा। इतना कुछ टफ चैप्टर नहीं है, ये बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी हम मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। देखो, स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल, माइक्रो, सॉरी मैक्रो, मैक्रो मतलब वो लेवल पे, बड़े लेवल पे, बड़ी पिक्चर है ना, तो उसमें है स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि बिग पिक्चर में देखना, कंप्लीट पढ़ना, कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो यानी कि एक सिंगल मार्केट के बारे में पढ़ना, यानी कि स्मॉल यूनिट्स में पढ़ना। इंडिविजुअल यानी कि सिंगल सिंगल चीज के बारे में पढ़ना। ओके, उसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं मैक्रो। इसमें एग्रीगेट वेरिएबल्स आते हैं, यानी कि सारे के सारे वेरिएबल्स को टोटल करके पढ़ते हैं। और इसमें इंडिविजुअल वेरिएबल्स आते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल वेरिएबल्स आते हैं, इसमें एग्रीगेट टोटल वेरिएबल्स आते हैं। इसमें है एग्जाम्पल, हमने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पढ़े हैं इसके। नेशनल इनकम,
इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। और एग्जाम्पल इसमें है डिमांड ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब होता है गुड्स, किसी भी गुड्स की क्या डिमांड है मार्केट में, प्राइस ऑफ गुड्स, और किसी भी गुड्स का क्या प्राइस है, क्या रेट चल रहा है मार्केट में किसी भी गुड्स का, ठीक है। इसमें है पॉलिसी मेकिंग एट नेशनल लेवल, यानी कि नेशनल कोई भी अगर ये सब कुछ करेंगे मैक्रो लेवल पे तो हमें बेनिफिट होगा पॉलिसीज बनाने में। तो पॉलिसी कौन से लेवल पर बनती है, नेशनल लेवल पर बनती है, यानी कि कंप्लीट इकोनॉमी के लिए बनती है, वो लेवल पर बनती है कोई भी पॉलिसीज। इसमें क्या होता है डिसीजन मेकिंग एट इंडिविजुअल लेवल, यानी कि सिंगल लेवल पर डिसीजन लेते हैं, यानी कि सिंगल लेवल पर डिसीजन लेते हैं, एक छोटे लेवल पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी इकोनॉमी की, इसमें जैसे नेशनल लेवल पर पॉलिसीज बनाते थे, डिसीजन लेते थे, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें इंडिविजुअल लेवल पर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैक्रो। मैक्रो जैसा कि हमने पढ़ा बिग पिक्चर, ठीक है, और माइक्रो मतलब स्मॉल पिक्चर, जो स्मॉल चीज है यानी कि उसको बोलेंगे माइक्रो, जो बड़ी चीज है उसको बोलेंगे मैक्रो। ओके, अभी वन लाइन में रिवीजन करते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एक इकोनॉमी है जिसमें हम वो लेवल पर पढ़ते हैं टोटल वेरिएबल्स जो भी हैं, एग्रीगेट वेरिएबल्स जो भी हैं, ठीक है। मैक्रो मैक्रो में हम इकोनॉमी को वो लेवल पर पढ़ते हैं जिसमें एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं, टोटल वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें है नेशनल इनकम, जनरल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जिसकी वजह से हम अचीव कर पाते हैं अपने गोल्स और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी और सोशल वेलफेयर। ये सब है मैक्रो में। एग्जाम के लिए आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिसमें है आपको सारी की सारी डेफिनेशंस लर्न करनी है एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड, यानी कि जो मैंने मैक्रो की डेफिनेशन बताई वो पढ़नी है, और बाकी ये सर्कुलर फ्लो और ये सब कुछ और सारे के सारे डायग्राम्स को रिवाइज करना है। अगर बना सकती हो तो बनाना है आपको, ठीक है। जैसे सर्कुलर फ्लो का तो बना ही लेना, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। आप चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगी। उसके बाद है राइट करने, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं और एग्जाम्पल साथ में लिखने हैं उनके, और रिवाइज करना है अच्छे से याद रखने के लिए। अभी जिसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो अभी मैं लाइन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी हो अंडरस्टैंड करने में चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर रिवाइज करें। उसके बाद है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चार क्वेश्चन बताऊंगी बस इस चैप्टर से, आपका चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसमें नहीं समझ आया, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सर्कुलर फ्लो को हम सही से समझेंगे। ओके, सो आप बताना अगर आपको सर्कुलर फ्लो फिर से समझना है तो। अभी तो रिवीजन चल रहा है तो मैं ऐसे आपको बस ऐसे ही आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ओके, जिससे आपको रिकॉल हो सारी चीजें। उसके बाद है मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंसेस। यहाँ पर तो 4 डिफरेंसेस दे रखे हैं, पर आपके एनसीईआरटी में काफी डिफरेंसेस दे रखे होंगे, अगर नहीं है तो आप बताना, मैं कम से कम आपको 7 टू 8 डिफरेंसेस बताऊंगी जिसमें आपको सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और एग्जाम में काफी अच्छा रहेगा 7 टू 8 डिफरेंस लिखना, ठीक है। 4 डिफरेंसेस में आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं पर कोई नहीं, मैं आपको 7 टू 8 डिफरेंसेस बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देना या फिर, ठीक है, ऐसे खुद से पॉइंट बना लेना आप लोग। सो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। होप यू ऑल गॉट इट, ओके, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।